क्रिकेट के खिलाड़ियों की एक टीम असल में एक परिवार के जैसी होती है। और जैसे परिवार में कुछ नए और कुछ पुराने मेंबर्स होते हैं, वही हाल एक टीम का भी होता है। तो एक तरफ जहां नए प्लेयर्स नयापन लेकर आते हैं, पुराने खिलाड़ियों के बीच भी कोई ना कोई खिचड़ी पक ही रही होती है। कभी तो वो सेम पेज पर होते हैं, तो कभी उनकी किताबें ही अलग अलग खुली होती हैं। ऐसी सिचुएशंस को रिजॉल्व करना टीम कल्चर को मेंटेन करने के नजरिए से बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला साल 2019 में खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ठीक बाद। भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रह चुके आर श्रीधर ने अपनी किताब कोचिंग बियॉन्ड में भारतीय क्रिकेट टीम के उस दौर के बारे में लिखा है जब दो इंडियन प्लेयर्स के नाम को खूब उछाला गया और मसालेदार खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह वगैरह देखने को मिले। असल में इसके बीज वर्ल्ड कप के दौरान ही बो दिए गए थे। दुनिया जहान में बातें चल रही थी कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में यह चल रहा था, वो चल रहा था। मीडिया में इस बात को खूब हाईलाइट किया गया कि एक शख्स ने दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। हमें तो यह तक सुनने को मिला कि टीम में विराट कैंप और रोहित कैंप बन चुके हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे किसी भी टीम के मोराल पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसी खबरें, ऐसी बातें किसी भी अनचाही सिचुएशन को जन्म दे सकती हैं। इन सब से निपटने का काम किया टीम के कोच रवि शास्त्री ने। इंडियन टीम वर्ल्ड कप के अपने शेड्यूल को खत्म करके लगभग 10 दिन बाद पहुंची यूनाइटेड स्टेट्स। वहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सीरीज खेली जानी थी। टीम लैंड हुई, होटल पहुंची और रवि शास्त्री ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने कमरे में बुलाया। दोनों को समझाया कि भारतीय क्रिकेट को हेल्दी रखने के लिए यह बहुत जरूरी था कि टीम के दो सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि वो दोनों सेम पेज पर रहे। कमरे में रवि शास्त्री की ठोस आवाज गूंज रही थी। उन्होंने अपने टिपिकल बंबईया अक्खड़ स्टाइल में दोनों को एड्रेस करते हुए कहा, इस सोशल मीडिया पर जो हुआ और अभी ये सब जो चल रहा है, लात मारे सबको यार। तुम दोनों सबसे सीनियर प्लेयर्स हो यार। ये जो भी चल रहा है बंद होना चाहिए अभी के अभी। अपने को आगे बढ़ना है, टीम को आगे बढ़ना है। ये सब अभी सामने नहीं आना चाहिए। ये रवि शास्त्री का स्टाइल था, नो नॉनसेंस अप्रोच। दोनों को बुलाओ, बात करो, मामला सुलटाओ, क्योंकि टीम को हेल्दी रखना सबकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये था टीम इंडिया के पुराने और सीनियर प्लेयर से जुड़ा एक इंसिडेंट। अब टीम में जब एक नया प्लेयर आता है तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर आता है, उसकी नई सोच, नए थॉट प्रोसेस कैसे टीम के फेवर में काम करते हैं, कैसे संजू सैमसन की चालाकी से भरी एडवाइस के चलते एक बहुत बड़ा मैच अचानक पलट गया था। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पुराने प्लेयर्स के बीच कभी-कभी कुछ इस तरह की तस्वीरें बन जाती हैं। वहीं अगर हम टीम में शामिल होने वाले नए खिलाड़ियों की बात करें तो किसी टीम में जब एक नए प्लेयर की एंट्री होती है तो वो अपने साथ एक नया माहौल लेकर आता है। नए खिलाड़ी पर कैसा भी कोई लोड नहीं होता, ना उस पर किसी राइवलरी का बोझ होता है और ना ही उसके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल होता है कि फलाने मैदान पर मैं चलता हूं और फलाने पर नहीं। बहुत से मौकों पर उनकी बातें, उनका थॉट प्रोसेस इतना अलग होता है कि वो टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैसे 2020-2021 के ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान एक मैच में संजू सैमसन ने ऐसा आइडिया दिया कि सारा मामला ही पलट गया और टीम को फायदा हुआ। T20 सीरीज के पहले मैच में बैटिंग करते हुए जडेजा की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। अब टीम यही सोच रही थी कि आखिर जडेजा अपने ओवर और बाकी वक्त फील्डिंग कैसे करेगा। संजू सैमसन का दिमाग चल गया। सैमसन ड्रेसिंग रूम में बोला, सर लास्ट ओवर में बॉल जड्डू के हेलमेट पर लगी थी तो हम उसका कंकशन सब लेकर चहल को उतार सकते हैं। जड्डू का हैमस्ट्रिंग वैसे भी खिंचा हुआ है, चहल बॉलिंग तो करेगा ही, फील्डर भी सही है। किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई थी सिवाय संजू सैमसन के, जो अपना मात्र 5वां T20 इंटरनेशनल खेल रहा था। उस मैच में जडेजा के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में युजवेंद्र चहल को उतारा गया और चहल ने 4 ओवर में 3 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। अब ये छोटा सा एग्जांपल है कि एक नया दिमाग कितना काम का होता है, क्योंकि वो बहुत सारी मचमच और झिकझिक से मुक्त होता है।
अपनी किताब में आर श्रीधर ने यह भी बताया कि कैसे 2008 में उन्होंने शिखर धवन, अभिषेक नायर, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ और रविंद्र जडेजा को तब कोच किया था जब ये सारे प्लेयर्स बच्चे थे और इंडिया ए टीम का हिस्सा थे। और आगे चलकर इनमें से एक प्लेयर रविंद्र जडेजा को श्रीधर ने शानदार फील्डर तो डिक्लेयर किया, लेकिन टीम इंडिया का फील्डिंग कोच बनते ही उसका स्लिप में खड़ा होना बंद करवा दिया। क्या है आर श्रीधर के शुरुआती दिनों की कहानी? जब उन्होंने फील्डिंग की कोचिंग देना शुरू किया था तो उनकी मुलाकात कौन से खिलाड़ियों से हुई थी जो आज इंडिया की नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं? भारतीय टीम का हिस्सा बनकर श्रीधर ने क्या बड़े बदलाव किए? आइए तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी। जनवरी 2008 में आर श्रीधर को डेव वॉटमोर का कॉल आया और श्रीधर ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऑल विमेन लेवल 1 कोर्स में बतौर फैकल्टी मेंबर काम करना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको लेकर श्रीधर काफी एक्साइटेड भी थे। इसी कैंप में काम करते हुए आर श्रीधर को पहली बार फील्डिंग कोच का असाइनमेंट दिया गया। इसके बाद उन्होंने कोचिंग की इस फील्ड पर ध्यान देना शुरू किया और ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने फील्डिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। साल 2008 के अंत तक आते आते श्रीधर को फिर से एनसीए पहुंचना पड़ा। इस बार उन्हें कुछ ही दिन में इंग्लैंड के टूर पर जाने वाले इंडिया ए के खिलाड़ियों के साथ काम करना था। यहीं पर उन्होंने शिखर धवन, अभिषेक नायर, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को कोच किया। कुछ ही समय में श्रीधर ने अंडर 19 कैंप को भी कोच किया, जहां उन्हें मनीष पांडे, युजवेंद्र चहल, वरुण आरन, केएल राहुल और सौरभ तिवारी जैसे लड़के मिले। तो ये श्रीधर के उन बढ़ते कदमों की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम पर पहुंचना चाह रहे थे, और ऐसा हुआ भी। अगले 6 साल तक एनसीए के साथ जुड़े रहने के बाद श्रीधर को 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम में फील्डिंग कोच के रूप में बुलाया गया। उस वक्त टीम के हेड कोच हुआ करते थे डंकन फ्लेचर, और टीम में फील्डिंग की सिचुएशन यह थी कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा स्लिप में खड़े होकर फील्डिंग करते थे। श्रीधर ने टीम का हिस्सा बनते ही शुरुआती दिनों में ही डंकन फ्लेचर से बात की और कहा, डंकन, हैव यू सीन जॉन्टी रोड्स एवर इन द स्लिप्स? व्हाई डज जडेजा स्टैंड एट थर्ड स्लिप? हाउ मच स्लिप कैचिंग हैज ही प्रैक्टिस्ड? इट्स अ स्पेशलाइज्ड कैचिंग पोजीशन व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस। और यहां से जडेजा की फील्डिंग पोजीशन बदली और फिर वो स्लिप में खड़े होकर फील्डिंग करते हुए कभी भी नहीं देखे गए। जडेजा को लेकर आज श्रीधर एक और कहानी सुनाते हैं। यह बात है 2020-2021 के उस टूर की जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। यह सीरीज ऐसे समय में खेली जा रही थी जब दुनिया चल नहीं बल्कि रेंग रही थी। कोविड-19 के चलते दुनिया भर में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, यहां तक कि टीम को प्रैक्टिस करने के लिए भी निकलने को नहीं मिल पा रहा था। ऐसे नो एक्टिविटी के समय में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और सिडनी में वनडे मैच खेला जा रहा था। भारतीय टीम बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही थी, लेकिन मैच में जडेजा ने जो कैच छोड़ा वो तो बहुत ही शॉकिंग था। जब आप रविंद्र जडेजा जैसे स्टार फील्डर को इतना आसान कैच छोड़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में और कुछ देखने को बचा ही नहीं है। जब मैच खत्म हुआ तो जडेजा श्रीधर के पास आए और बोले, सॉरी श्री भाई, वो कैच छूट गया मुझसे। हालांकि ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि प्लेयर से जब कैच छूट जाए तो कभी तो वो कहता है कि लाइट्स की वजह से बॉल नहीं दिखी, कभी कोई कहता है कि जूतों के स्पाइक स्लिप कर गए, कोई कहता है कि बॉल हवा में स्विंग कर गई। लेकिन जडेजा ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपनी गलती मानी और सभी के सामने मानी। जब उसने श्रीधर से यह बात कही, उस जगह पर और भी कई सारे प्लेयर्स खड़े थे। एक सीनियर खिलाड़ी का ऐसा सरेआम अपनी गलती मानना टीम में अच्छा मैसेज देता है। और कैनबरा में खेले गए अगले ही मैच में जडेजा ने शानदार कैच पकड़ा। कैमरन ग्रीन ने स्वीप मारा और जडेजा डीप बैकवर्ड स्क्वायर से भाग कर आए और डाइव मारकर कैच पकड़ा। श्रीधर इस पर बहुत ही सीधी और सच्ची बात कहते हैं। एक टॉप प्लेयर की यही तो निशानी होती है कि जब आप गलती करते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई बहाना नहीं मारते, और फिर बगैर हार माने आप आगे बढ़ते हैं और गलतियों को पीछे छोड़कर एक बार फिर अपना 100% देने में जुड़ जाते हैं। सिडनी में जब कैच छूटा, जडेजा ने अपनी बॉडी लैंग्वेज खराब नहीं होने दी और अगले मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी। यह थी एक गन फील्डर और मैदान में हमेशा सुपर चार्ज रहने वाले रविंद्र जडेजा की कहानी। फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो
जडेजा जैसे नेचुरल फील्डर्स नहीं होते, उन पर ढेर सारा काम करना पड़ता है। उनमें कदम दर कदम बदलाव लाते हुए उन्हें बेहतर बनाना पड़ता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक फील्डिंग कोच को करना ही क्या होता है, उसे बस कैचिंग करवानी होती है, खिलाड़ियों को दौड़ाना होता है, तो आप बहुत गलत हैं। उसे अपने काम में कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, चहल की कहानी से आपको कुछ आइडिया लग सकता है। भारतीय टीम में जब चहल की एंट्री हुई तो साल 2016 चल रहा था। साल भर में ही चहल लिमिटेड ओवर्स के खेल में भारतीय टीम के परमानेंट मेंबर बन चुके थे और 2018 तक चहल और कुलदीप यादव को कुलचा का नाम मिल चुका था। लिमिटेड ओवर्स में यह जोड़ी सॉलिड बन चुकी थी और 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ये टीम के प्लान्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। रवि शास्त्री ने श्रीधर को ब्रीफ किया। देख, अगर कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता तो ये कुलदीप और चहल ये वर्ल्ड कप में खेलेंगे। मेरे को ये फिट चाहिए। दोनों का फील्डिंग में जो भी इशू है उसको खत्म करें और अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। कुलदीप और चहल भले ही स्पिन पार्टनर बन चुके थे, लेकिन दोनों बहुत अलग थे। दोनों के बारे में श्रीधर बोलते हैं, कुलदीप स्लो एथलीट था, उसके पास स्पीड नहीं था, और चहल सीकिया पहलवान था, उसकी हथेली में हड्डियां ही थी, मांस गायब था। दोनों पर बहुत सारा काम करना था और मैं अपना सर पीट रहा था। चहल के साथ ये प्रॉब्लम थी और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। उनकी उंगलियों पर कई फ्रैक्चर हो चुके थे और ऐसे में समझ में आता था कि वो क्यों तेज बॉल के सामने हाथ डालने में झिझकते थे। उनकी उंगलियों की यह हालत थी कि तमाम फ्रैक्चर्स के चलते वो कैच लेते समय अपनी हथेलियों से कप का शेप ठीक से नहीं बना पाते थे। इसके अलावा एक परेशानी और थी। चहल के शरीर को देखते हुए श्रीधर को यह भी समझ में आ गया था कि उन्हें बहुत वर्कलोड भी नहीं दिया जा सकता था। तो फैसला यह लिया गया कि चहल का प्लेइंग टाइम कम किया जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में थी। 3 T20 और 5 वनडे मैच होने थे। चहल ने सिर्फ इनमें से 3 मैच खेले। बाकी के टाइम में चहल के लिए फील्डिंग कैंप लगाया गया जो 3 हफ्ते लगातार चला। इस दौरान श्रीधर की सबसे बड़ी कोशिश यही रही कि खिलाड़ियों को फील्डिंग के फिजिकल एस्पेक्ट से ज्यादा उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार करना था, क्योंकि यह जरूरी होता है कि दिमाग ऐसा सोचे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। एक बार ऐसा हो जाए फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच शंकर बासु और फिजियो पैट्रिक फहार्ट ने मिलकर एक प्रोग्राम तैयार किया और तय किया कि चहल को कितना पुश करना है। सबसे पहले उनकी कैचिंग पर काम किया गया। अलग अलग वेट की और अलग अलग कलर्स की बॉल से कैचिंग प्रैक्टिस करवाई गई। सबसे पहले हल्की गेंदें यूज की गई जिससे वो अपनी हथेलियों से कप का शेप बनाने में कंफर्टेबल महसूस करें। इसके बाद धीरे धीरे बॉल का वजन बढ़ाया गया। इसके बाद उसने रिवर्स कप बनाना शुरू किया और मामला ट्रैक पर आता गया। श्रीधर ने यह बात जरूर कही कि उन्हें बहुत हैरानी हुई यह देखकर कि उसकी बाजू बहुत स्ट्रांग थी। चहल के जो थ्रो आते थे वो टीम में कई मजबूत प्लेयर्स के मुकाबले तेजी से आते थे। 3 हफ्तों के बाद चहल वर्ल्ड कप में गए और उनकी फील्डिंग में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब 2020 में वो टीम के साथ न्यूजीलैंड गए तो सब्स्टिट्यूट फील्डर्स में वो कप्तानों की सबसे पहली पसंद बन गए। टूर पर कोहली ने 3 मैचों में और राहुल और रोहित ने एक इनिंग्स में कप्तानी की और सभी ने सब्स्टिट्यूट के लिए चहल को ही मांगा। ये सब कुछ देखकर श्रीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि न केवल उन्होंने दिया गया टास्क बढ़िया से कंप्लीट किया, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक और अच्छा फील्डर दिया। हमने पिछले एपिसोड में 2 इंडियन प्लेयर्स के बारे में काफी प्रोमिनेंटली बात की। ये 2 प्लेयर्स थे रविंद्र जाडेजा और यूजी चहल। एक नेचुरल फील्डर और दूसरा वो जिस पर आर श्रीधर समेत पूरे सपोर्ट स्टाफ को ढेर सारा काम करना पड़ा। इस एपिसोड में भी इंडियन क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर्स के बारे में बात होगी। एक के बारे में तो न जाने कब से कहा जा रहा है कि वो अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, और दूसरे के बारे में हाल ही में एडम गिलक्रिस्ट, जो कि खुद क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े विकेट कीपर बैटर्स की लिस्ट में शामिल हैं, वो कहते हैं कि इस लड़के ने इंडियन क्रिकेट कीपर्स की प्रेजेंट ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के सोचने के तरीके को बदल दिया है। आई एम श्योर आप अब तक समझ गए होंगे कि ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं। जी हां, बिल्कुल, किंग कोहली और सबके लाडले चहीते ऋषभ पंत। साल 2014 में भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी। इस टूर पर टेस्ट सीरीज की 10 पारियों में विराट कोहली ने मात्र 134 रन बनाए थे। आर श्रीधर उस टाइम
टीम के साथ नहीं थे और वो सारा एक्शन इंडिया में बैठकर टीवी पर देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कमाल का बल्लेबाज एक दो नहीं बल्कि हर बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदें खेलने पर मजबूर सा मालूम दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिमी एंडरसन ने कोई जादू किया हुआ था। उस वक्त तक कोहली को वनडे क्रिकेट खेलते हुए 6 और टेस्ट क्रिकेट में 3 साल हो चुके थे, लेकिन वहां उनके साथ जो हो रहा था वो परेशान करने वाला था। इस वक्त डंकन फ्लेचर भारतीय टीम के कोच थे और बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया हुआ था। शास्त्री ने संजय बांगड़, भरत अरुण और आर श्रीधर को टीम के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के रोल्स के लिए हैंड पिक किया और इन्हें टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद टीम के साथ जुड़ना था। श्रीधर और कोहली एनसीए के चलते एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रोल में आर श्रीधर की विराट कोहली से इन हालातों में पहली मुलाकात हुई। टेस्ट सीरीज के अगले ही दिन श्रीधर लंदन पहुंचे। यहां से टीम के साथ वो ब्रिस्टल आए जहां पहला वनडे मैच होना था। श्रीधर ने होटल में अपना सामान अनपैक करना शुरू ही किया था कि उनके कमरे के फोन की घंटी बजी। हेलो श्री भाई, विराट दिस साइड, बाहर चलें क्या खाना खाने? आए विराट, श्योर, व्हाट टाइम? आप बोलो, 1-1.5 घंटे में चलते हैं। डन विराट, आई विल सी यू डाउनस्टेयर्स। अच्छा श्री भाई, भरत भाई को भी बोलो ना आने को। कूल, आई विल टॉक टू हिम। ओके, मिलते हैं। विराट ने भरत अरुण को भी बुलाया साथ चलने को। जब तक ये तीनों होटल से निकले आसपास के इंडियन रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, इसलिए इन्होंने सेफ खेलते हुए सबवे के स्टोर का रास्ता पकड़ा। यहां अपना अपना ऑर्डर लेकर तीनों ने एक टेबल पकड़ी और बातें शुरू हो गई। और बातें क्या शुरू हुई, असल में विराट कोहली ने खुद को खोल कर सामने रख दिया। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, लिहाजा वो अपनी सारी बातें कहना चाहता था। इसके लिए उसने श्रीधर और भरत अरुण को चुना, जिन्हें वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। उसने अपनी कमियों, टूर पर सामने आई मुश्किलों और मैदान से बाहर होने वाली चीजों के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया। श्रीधर और भरत चुपचाप सुनते रहे। अपने अंदर का सब कुछ निकालने के बाद विराट के चेहरे में बदलाव साफ दिख रहा था। वो शांत हुआ। सबवे खत्म हुआ। इसके बाद विराट ने एक गहरी सांस ली, आंखों में चमक और आत्मविश्वास के साथ कहा, अपने साथ ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। श्रीधर कहते हैं कि उस दिन उस बातचीत के दौरान ही विराट कोहली ने अपनी जिंदगी में बदलाव के बीज बो दिए। श्रीधर कहते हैं कि विराट हमेशा से खुद को मजबूत और बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उस दिन के बाद से वो उस गाइडेड मिसाइल की तरह हो गए जिसे अपने टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। उस दिन के बाद से विराट कोहली एक ओलंपिक एथलीट की तरह काम करने लगे। उन्होंने अगले 4 साल के लिए टारगेट सेट किए और उन पर काम करना शुरू किया। और इंग्लैंड के अगले टूर में कोहली ने 600 के आसपास रन बना डाले। कोहली के इस पूरे ट्रांजिशन में उनके खुद के अलावा और भी कई लोगों का योगदान था। इसमें बहुत बड़ा रोल रवि शास्त्री का भी था। उन्होंने ही विराट को यह सलाह दी कि बैटिंग करते हुए उन्हें मिडल के बजाय ऑफ स्टंप का गार्ड लेना चाहिए, जिससे वो चौथे या छठे स्टंप के कॉरिडोर की गेंदों से छेड़छाड़ न करते फिरें। विराट कोहली के साथ सबसे अच्छी चीज यह थी कि वो चीजें बेहतर करने के लिए एक्सपेरिमेंट से कतराते नहीं थे। उन्होंने इस पर काम किया और उस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी वाली जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर पाने में कामयाब हुए। विराट इस बात को हमेशा मानते थे कि वो पूरी तरह से बैटिंग क्रीज के मालिक थे और वहां वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने संजय बांगड़ और रवि शास्त्री से कितनी बार बातचीत की कि वो क्रीज का कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। इस ऑर्डर में विराट ने एक काम और किया। टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु को विराट ने यह जिम्मेदारी दी कि वो जितनी तेज हो सके गेंदें फेंके। विराट खुद को एक्सट्रीम पेस के लिए तैयार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद के लिए वो तैयार रहे। फिर अगर कोई 150 की स्पीड से भी गेंद फेंकेगा तो उनके पास उसे खेलने के लिए वक्त ही वक्त होगा। उधर रघु भी थ्रो डाउन एंजॉय करते थे। किसी बैटर के शरीर पर गेंद लगती थी तो रघु को मजा आता था और विराट को जरा भी हिचक नहीं थी कि नेट्स में वो गेंदें मिस कर रहे थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वो नेट्स में खराब पोजीशन में दिखेंगे, क्योंकि वो खुद को तैयार कर रहे होते थे। आर श्रीधर ने कोहली को बहुत करीब से देखा था। वो बताते हैं कि कोहली किसी इंपॉर्टेंट टूर के लिए कैसे तैयारी करते हैं। मान लीजिए कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो शुरुआती दिनों में लंबे लंबे नेट सेशन करेंगे। पिच, मौसम और गेंद के मुताबिक खुद को ढालने के लिए एक दिन में वो 250 से 300 गेंदें खेल डालेंगे।
भले ही वो नेट्स में हों, लेकिन वहां भी खराब शॉट खेलने पर खुद को कोसेंगे। वो तुरंत दूसरों से पूछेंगे कि वो कैसे खेल रहे हैं और किन चीजों पर और काम कर सकते हैं। ये उनकी टेस्ट से पहले की तैयारी होती है। फिर जब टेस्ट मैच शुरू हो जाते हैं तो उनके सेशंस की ड्यूरेशन कम होती जाती है। अब वो क्रिस्प नेट सेशंस करना शुरू करेंगे और उन्हें मालूम होगा कि अपनी बैटिंग के किस एस्पेक्ट पर उन्हें काम करना है और वो उसी से जुड़ जाएंगे। विराट कोहली नेट्स में टाइम बिताना और अपनी बैटिंग पर काम करना कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि 2014 में ब्रिस्टल में जो पहला वनडे खेला गया था ना, वो बारिश से धुल गया। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, लेकिन विराट कोहली इंडोर नेट्स में प्रैक्टिस करने चले गए। यह है विराट कोहली का हाल। और फिर आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत में भयानक टैलेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब ये तो उसी वक्त पता चल गया था जब उन्हें टीम में MS धोनी के रहते हुए इंडिया की T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। वो जब टीम में आए थे, उनकी कीपिंग बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि इसमें ना उनकी गलती थी और ना ही उन्हें मिली कोचिंग की। असल में उन्होंने जिन बॉलर्स के साथ कीपिंग की थी वो वर्ल्ड क्लास थे ही नहीं। लिहाजा यह तय था कि ऋषभ पंत को बहुत मेहनत करनी थी और R श्रीधर ने उन्हें अपना प्रोजेक्ट बना लिया। श्रीधर को कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि ऋषभ मेहनत तो करते हैं, लेकिन 100% नहीं। वो 1-8% काम की गुंजाइश हमेशा छोड़ देते हैं। ऋषभ को टेस्ट टीम के लिए 2018 में बुलाया गया। उन्होंने इंडिया ए के लिए झोला भर भर के रन बनाए थे। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पहली पारी में 5 प्लेयर्स आउट किए और फिर सीरीज के आखिरी टेस्ट में शतक लगा दिया। इसके बाद घर आकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खूब रन बनाए, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी जडेजा और अश्विन की गेंदों पर कीपिंग करने में। फिर उनकी सारी परेशानियों पर काम शुरू हुआ 2019 विश्व कप के बाद। वेस्ट इंडीज के टूर के बाद टीम को बांग्लादेश जाना था। इन सभी मैचों के लिए रिद्धिमान साहा को टीम में रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस दौरान पंत के लिए कैंप रखा गया था। ऋषभ ने अगले 7 महीने जी तोड़ मेहनत की। उनकी कीपिंग काफी बेहतर हो गई थी। वो अच्छा मूव करने लगे थे, लेकिन कसर अभी भी बाकी थी। प्रॉब्लम यह थी कि वो कुछ सलाहों पर ध्यान दे रहे थे और कुछ को अवॉइड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सपोर्ट स्टाफ के इनपुट से ज्यादा अपने उस गेम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे जिसके बलबूते वो वहां तक पहुंचे थे। R श्रीधर कहते हैं कि कई ऐसे मौके भी आए जहां पे वो अपने बाल नोचने लगते थे, लेकिन वो जानते थे कि फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा जाहिर करने से बात नहीं बनने वाली थी। श्रीधर ने एक तरीका इजाद किया। 2020 में न्यूजीलैंड टूर के लिए ऋषभ को बुलाया गया। वहां ऋषभ प्रैक्टिस कर रहे थे और श्रीधर ने सुझाव देने बंद कर दिए, इनपुट देने बंद कर दिए। ऋषभ बॉल कलेक्ट करने में गलती करे या बॉल कलेक्ट ही ना कर पाए तो भी वो कुछ बोलते नहीं थे। ऋषभ का दिमाग तेज है तो उन्होंने कुछ ही देर में भांप लिया कि मामला कुछ गड़बड़ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीधर उनसे नाराज है, लेकिन श्रीधर चाहते थे कि पंत खुद से आकर उनसे सवाल पूछें। लेग स्टंप की लाइन से बाहर गिरी गेंदें पकड़ते हुए ऋषभ को प्रॉब्लम आ रही थी। इस दौरान बहुत कम गेंदें ऐसी थी जो उनके दस्तानों में फंस रही थी, लेकिन इस पूरे दौरान श्रीधर ने पंत से कुछ कहा ही नहीं। थोड़ी देर में वो आया और बोला, क्या सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बताइए ना मैं क्या करूं। इसके जवाब में श्रीधर ने कहा, अपना सर लेकर जाना जिधर बॉल जा रही है, फिर तेरे बॉडी अपने आप उधर ही जाएगी। इसके बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो श्रीधर ने बताया। अब मामला ठीक होने लगा। उसके हाथ उसके शरीर के नजदीक थे और अब गेंदें छूट नहीं रही थीं। श्रीधर कहते हैं, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग में हुए क्रांतिकारी बदलाव का यह पहला कदम था। उसे समझ में आ गया था कि वो जैसा सोचता है उससे अलग भी तरीके हैं जिनसे गेम बेटर किया जा सकता है। क्रिकेट से जुड़ी कहानियां सुनने में जो मजा आता है वो कहीं और कहां। इसीलिए आपके लिए लाए हैं कुछ और कहानियां, जैसे विराट कोहली की पुजारा को टीम से ड्रॉप करने की कहानी, रवि शास्त्री की पुजारा को डांटने की कहानी और बस की सीट पर बैठे धोनी और विराट कोहली की एक बहुत सीरियस डिस्कशन की कहानी। ये सब कुछ जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में जिक्र हुआ था उस समय का जब इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे डंकन फ्लेचर और उनके साथ रवि शास्त्री को टीम का मैनेजर बनाया गया था। भारत के इंग्लैंड टूर का पहला स्टेज यानी टेस्ट सीरीज खत्म हुई और R श्रीधर
संजय बांगड़ और भरत अरुण टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ के तौर पर जुड़ गए। इस एपिसोड में आपको बताएंगे भारतीय टीम के उस दौर के बारे में जिसने टीम में जीत की आदत डलवाई और किस दौर से गुजरकर भारतीय टीम 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। कहानी शुरू होती है साल 2014 से। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही थी। इस सीरीज के पहले मैच में जो एडिलेड में खेला जाना था, टीम की कैप्टनसी विराट कोहली के पास थी क्योंकि धोनी इंजर्ड चल रहे थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इसी सीरीज के खत्म होने से पहले ही धोनी टेस्ट मैचों से खुद को अलग कर लेंगे। इसके बाद कप्तानी के लिए विराट कोहली एक नेचुरल चॉइस बन गए। श्रीधर कहते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि भारतीय टीम 2016 से 2021 तक साल के अंत पर पहले रैंक की टीम बनी होती थी। और यह बात तो हर कोई जानता है कि नंबर 1 पर पहुंचना तो फिर भी आसान होता है, वहां बने रहना सबसे मुश्किल काम होता है। इंडिया ने ऐसा 5 साल लगातार किया। इस सब की शुरुआत 2014 से होती है क्योंकि इसी वक्त श्रीधर ने भारतीय टीम का हाथ थामा था। मुंबई में बीसीसीआई अवार्ड्स का फंक्शन था और उसके खत्म होने के ठीक बाद टीम को होटल जाकर चेंज करना था और रात में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट भी लेनी थी। जब सभी खिलाड़ी होटल के लिए निकल रहे थे, रवि शास्त्री ने आदेश दिया कि होटल पहुंचकर एक क्विक मीटिंग करते हैं। शास्त्री ने बोला, देखो, मैं बहुत साल ऑस्ट्रेलिया गया और मैं देखा है कि वो कैसा क्रिकेट खेलते हैं। हम वहां जाकर अपना यूजुअल क्रिकेट खेलेंगे तो वापस खाली हाथ आना पड़ेगा बॉस। हमें घंटा नहीं मिलने वाला कुछ भी। वो एक एग्रेसिव स्टेप लेते हैं तो हमको 2 लेना पड़ेगा। उसमें से कोई एक गाली देता है तो उसको 3 गाली दो। वो एक बाउंसर मारता है तो तुमको 3 तो मारना ही होगा। और ये बाउंसर फील्ड पर भी आएगा और फील्ड के बाहर भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो सिर्फ अग्रेशन जिता सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज की फ्लाइट पर टीम में एक भी लड़का ऐसा जाए जिसको डर लगता है। टीम को साफ मैसेज मिल चुका था। अश्वमेध का रथ यूं ही नहीं रुकने वाला था, उसके लिए सारी ताकत झोंक देनी थी। विराट कोहली को ऐसी सिचुएशंस बहुत पसंद थी और इसके कई सबूत हमें मिलने वाले थे। एडिलेड में एक नई इंडियन टीम की झलक दिखी। ऑस्ट्रेलिया ने जब चौथे दिन का खेल खत्म किया तो वो 363 रनों की लीड ले चुके थे। हमें मालूम था कि अगर दिन के एंड पर नहीं हुआ तो सुबह सुबह वो डिक्लेयर कर ही देंगे। सुबह टीम मैदान पर पहुंची और पहली बार विदेश में कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने टीम को एड्रेस किया। आई डोंट केयर हमें क्या टारगेट मिलता है, हम चेस करने में पूरी ताकत लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो लीड थी उस पर डिक्लेरेशन हो जाता तब भी 4 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन कोहली जीत के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। बाद में कोहली ने श्रीधर को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। चौथे दिन के बाद जब टीम वापस होटल जा रही थी, धोनी और विराट कोहली की बात हुई। माई भाई, मुझे लगता है कि हमें ड्रॉ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड रन रेट देखा है तूने? बहुत आराम से चेज हो जाएगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा चिप इन करेगा, ये 50 रन एक्स्ट्रा बनाएंगे, वो भी हो जाएगा। देख विराट, तू ये चेज कर लेगा, मुझे भी मालूम है और तुझे भी। तू जैसा प्लेयर है तू कर लेगा, लेकिन एज अ कैप्टन तुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि तेरी टीम कैसी है और वो क्या क्या कर सकती है। क्या टीम के बाकी प्लेयर्स इतने केपेबल हैं कि वो टेस्ट मैच के लास्ट डे पर 360 चेस कर लें? तेरा जो भी डिसीजन हो उसमें इस बात को जरूर स्पेस देना कि तेरे बाकी 10 प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है। पर माही भाई, मेरे को एक बात बताओ, हम चेस कर सकते हैं या नहीं? ये अपने को तभी तो मालूम पड़ेगा ना जब हम ट्राई करेंगे। हमने अभी तक ऐसा कभी किया ही नहीं है क्योंकि हमने ऐसा ट्राई करने का सोचा ही नहीं ना। मैं बोलता हूं करते हैं, इसको चेस करते हैं, मालूम पड़ेगा ना हम कितने पानी में। और जैसा हमने सोचा था, ऑस्ट्रेलिया ने 364 रनों पर डिक्लेयर कर दिया। चेज करते हुए अच्छे खासे समय तक इंडिया टॉप पर रही। मुरली विजय और विराट कोहली ने टीम को ट्रैक पर बनाए रखा। कोहली ने मैच की दूसरी सेंचुरी मारी और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए और टीम को जीत सामने दिखाई देने लगी। लेकिन फिर नेथन लायन स्पीड ब्रेकर बन के सामने आ गए। टीम इंडिया के ब्रेक्स लगते गए और टीम 46 रनों से मैच हार गई। इस हार के बावजूद आर श्रीधर मानते हैं कि यह वो मौका था जब टीम को समझ में आने लगा था कि आने वाले समय में विराट कोहली की कप्तानी में उन्हें किस दर्जे का क्रिकेट खेलना था। और फिर सीरीज के आखिरी मैच में विराट कोहली को लगभग परमानेंट रूप से कप्तानी मिल गई क्योंकि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद कोहली ने सिडनी टेस्ट में पुजारा को ड्रॉप कर दिया। कोहली को इस बात से खास प्रॉब्लम थी कि पुजारा जरूरत से ज्यादा धीरे खेलते हैं और उनका स्कोरिंग रेट टीम के स्कोरिंग रेट को अफेक्ट करता है। अगली सीरीज अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होनी थी और उसके भी पहले
2 मैचों में पुजारा को जगह नहीं मिली। श्रीधर कहते हैं कि विराट समेत हम सभी चाहते थे कि पुजारा तेज रन बनाए, जिससे गेम आगे बढ़ता रहे। आखिरी मैच में जब उन्हें टीम में जगह मिली तो उनकी पोजीशन में भी बदलाव किया गया। पुजारा से मैच में ओपनिंग कराई गई। अब पुजारा समझ चुके थे कि टीम उनसे चाहती क्या है। उन्होंने अपने गेम को बदला, पैरों का इस्तेमाल बढ़ाया और रन रेट में तेजी लाई। फिर 2016 से पुजारा टीम के परमानेंट हिस्सा बन गए। पुजारा के बारे में एक मजेदार कहानी है। ऐसा नहीं है कि टीम जबरदस्ती उनसे तेज रन बनवाना चाहती थी। असल में रवि शास्त्री और कोहली को यह मालूम था कि पुजारा तेज रन बना सकते थे, बस उन्हें एक धक्के की जरूरत होती है। ऐसे ही 2019 में विशाखापट्टनम में खेले जा रहे एक मैच के दौरान रवि शास्त्री बालकनी में बैठ के मैच देख रहे थे। टीम को तेज रन चाहिए थे। रोहित शर्मा ने पहली इनिंग्स में 100 मारा और वो फिर रन बना रहे थे, जबकि पुजारा 61 बॉलों में 8 रन बना के खेल रहे थे। रवि शास्त्री को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक प्लेयर को बुलाया और बोले, जैसा मैं बोल रहा हूं एकदम वैसा का वैसा पुज्जी को बोल क्या। उसको बोल, अबे लूना से उतर और हार्ले डेविडसन पे बैठ। इसके बाद पारी का एक हिस्सा ऐसा आया जिसमें पुजारा ने रोहित शर्मा से भी ज्यादा रन बना डाले। रवि शास्त्री का अग्रेसिव नेचर, उनकी नो नॉनसेंस अप्रोच, बम्बैया स्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है टीम इंडिया के पीक पर पहुंचने में। इंग्लैंड के 2018 वाले टूर पर इंडिया ने पहला वनडे मैच जीत लिया था और सीरीज जीतने के मकसद से वो लॉर्ड्स पहुंच चुकी थी। पहले फील्डिंग करते हुए इंडिया ने 322 रन दे डाले। टीम को मालूम था कि ना ही बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी और ना ही फील्डिंग में उन्होंने कोई तोप मारी थी, लेकिन सभी को यह विश्वास था कि उनकी टीम इस टारगेट को बड़े आराम से चेस कर सकती थी। जब तक क्रीज पर विराट और रैना थे, इंडिया गेम में थी। लेकिन फिर विकेट्स गिरने शुरू हुए और कुछ देर में धोनी और स्पेशलिस्ट बॉलर्स बैटिंग करते दिखने लगे। यह वही पारी थी जिसमें धोनी ने 10,000 वनडे रन पूरे किए थे, लेकिन उसी पारी में उन्होंने खुद को रन बनाने से रोक सा लिया था। जब 13 रन प्रति ओवर की रिक्वायरमेंट थी, धोनी 6 ओवर में 20 रन बना रहे थे। हर कोई उनके 10,000 रन के रिकॉर्ड टूटने के लिए खुश था, लेकिन हर कोई यह भी जानना चाह रहा था कि वो ऐसे शेल में क्यों चल रहे थे। रवि शास्त्री गुस्से से भरे हुए थे, इसलिए नहीं कि टीम 86 रन से मैच हार गई, बल्कि इसलिए कि टीम जिस तरह से हारी थी, चैंपियंस ऐसे मैदान नहीं छोड़ा करते। हेडिंगली में तीसरा और फाइनल मैच होना था। उससे एक दिन पहले रवि शास्त्री ने टीम मीटिंग बुलाई और खुद को खुला छोड़ दिया। कमरे में उनकी आवाज गूंज रही थी, मेरे को नहीं मालूम तुम लोग कौन है, जो होगा वो होगा यार, लेकिन आज के बाद ऐसा हुआ कि तुम लोग मैच जीतने का अटेम्प्ट भी नहीं किया तो देख लेना, मेरे अंडर जितना समय ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा किसी ने किया तो जब तक मैं इधर है तब तक के लिए वो मैच उसका आखिरी मैच होगा। तुम लोग मैच हारो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कौन हारता है यार। रवि शास्त्री जितनी भी देर ये सब बोल रहे थे, धोनी वहीं बैठे थे और इस पूरे दौरान शास्त्री ने अपनी आंखें धोनी पर ही गड़ाई हुई थी और धोनी ने भी अपनी पलक नहीं झपकाई। वो भी लगातार शास्त्री की आंखों में आंखें डालकर उनकी डांट सुनते रहे। धोनी की तारीफ इस बात पर जरूर होनी चाहिए कि जब उस आदमी को अपनी गलती मालूम होती थी, वो डांट सुनने से नहीं कतराता था। और हां, श्रीधर कहते हैं कि रवि शास्त्री ने उस दिन जो किया, शायद ही कोई दूसरा कोच करता। उस दिन हर किसी को यह मैसेज मिल गया कि जब धोनी के साथ ऐसा हो सकता था, तो फिर और किसी की क्या बात। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हमें जीत मिली और वो कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भूल पाएगा। इस सीरीज ने सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में इतना कुछ सिखाया जितना कई किताबें या कई तजुर्बे नहीं सिखा सकते। एक खिलाड़ी का मोराल कैसे अप रखना है, ये कोई रवि शास्त्री से सीखे। बहुत सारी एडवाइसेस को एक साथ कैसे कन्वे करना है, ये कोई शार्दुल ठाकुर से सीखे। उस टूर की कई रोचक बातें हमें सुनने को मिलेंगी अगले एपिसोड में। लगता है इस शो में हम जोड़ियों में ही बात करेंगे। पहले हमने कुलदीप और चहल की बात की, फिर विराट और ऋषभ की, और अब मुझे हनुमा विहारी और अश्विन का किस्सा याद आ रहा है। तो बिना किसी लाग लपेट के चालू हो जाते हैं और पहुंचते हैं 2021 के उस एपिक, उस शानदार, उस रोमांचक और उस इतिहास बना देने वाली सीरीज में, जहां हम पहले ही टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट हो गए थे और फिर एक एक करके हम चोट के चलते खिलाड़ी खोने लगे। और फिर एक दोपहर हमें टीवी पर विवेक राजदान की आवाज सुनाई दी, टूटा है गाबा का घमंड। बात हो रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की। जनवरी के महीने में सिडनी में टेस्ट मैच चल रहा था
मामला 1-1 पर रुका हुआ था। आखिरी दिन 2 विकेट गिर चुके थे और इंडिया को 98 ओवर खेलने थे। जीत के चांसेस 0 थे और ऑस्ट्रेलिया जीत को लेकर जिस कदर कॉन्फिडेंट और श्योर थी, यह आपको बता देता हूं। इंडियन टीम अभी होटल से आई थी और ड्रेसिंग रूम में सभी सेटल डाउन हो रहे थे। इंडियन टीम के खाने की जिम्मेदारी जिस ऑस्ट्रेलियन बंदे के हाथ में थी, वो आया और उसने पूछा कि चाय वगैरह में किसे क्या खाना पीना था। लगभग सभी ब्रेकफास्ट करके आए थे, इसलिए उसे बहुत कुछ तो नहीं कहा गया। उसने सब नोट डाउन किया और फिर एक लंबी सांस लेकर पूछा, आप सभी लंच ग्राउंड में ही करेंगे या होटल भेज दें? वो ये मान चुका था कि इंडियन टीम तो लंच तक भी नहीं टिकेगी। खैर, लंच तक पुजारा और ऋषभ टिके हुए थे। दोनों ने मिलकर 148 रन बना दिए और एक वक्त पर इंडियंस काफी होपफुल हो चुके थे। लेकिन फिर 25 रनों के अंतर पर दोनों आउट हो गए और समझ में आ गया कि ड्रॉ ही एकमात्र उपाय है। क्रीज पर अश्विन और हनुमा विहारी थे। इन दोनों पर सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर इंडिया यह मैच हार जाता तो वो WTC फाइनल में नहीं पहुंच पाता। यहीं पर सपोर्ट स्टाफ ने इशारों में आपस में डिसाइड किया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सभी लोग बैटिंग कर रहे दोनों प्लेयर्स की हौसला अफजाई करते रहेंगे। रवि शास्त्री को यह आइडिया पसंद आया और पूरी पार्टनरशिप के दौरान, जो लगभग 260 गेंदों तक के लिए चली, वो हर बॉल पर अपने फेफड़ों में हवा भरकर पूरी ताकत के साथ चीखते थे, शाबाश। वो ये मेक श्योर कर रहे थे कि मैदान में मौजूद सभी 15 लोगों को उनकी आवाज साफ सुनाई दे। अंपायर्स ने टी अनाउंस कर दी और विहारी अश्विन ड्रेसिंग रूम में आए। इस वक्त तक विहारी को उनकी बॉडी पर बॉल्स लग चुकी थी और उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच चुकी थी। हैमस्ट्रिंग वाले इशू की वजह से वो नेथन लायन को ढंग से खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पांव बढ़िया से नहीं चल रहे थे। यह भी देखा जा चुका था कि अश्विन पर बाउंसर्स की बौछार हो रही थी। लिहाजा यह फैसला लिया गया कि हनुमा विहारी फास्ट बॉलिंग फेस करेंगे और अश्विन नेथन लायन को। टी खत्म होने के बाद इन दोनों ने फिर से बैटिंग शुरू की। कुछ देर में न जाने क्या हुआ कि इन्होंने एक सिंगल ले लिया और यहां इक्वेशन में एक्स और वाई आपस में बदल गए। अब विहारी स्पिनर खेल रहे थे और अश्विन फास्ट बॉलिंग। ड्रेसिंग रूम में हर कोई ऐंठा पड़ा था। कुछ देर में देखा गया कि दोनों ने कई सिंगल ले लिए। जैसे ही रवि शास्त्री ने देखा कि अश्विन अपनी टी शर्ट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को बुलाया और उसे एक पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही बोल के आ। उनको बोल चाहे जो भी हो, विहारी फास्ट बॉलिंग खेलेगा और अश्विन लायन को कोई सिंगल नहीं लेगा, कोई एंड चेंज नहीं करेगा, समझा? शार्दुल ने अपनी मुंडी हां में हिलाई और बोतल लेकर वाटर बॉय बनकर चला गया। शार्दुल ये सब बोलकर वापस आए तो रवि शास्त्री ने पूछा कि जो बोला था बोल दिया? शार्दुल ने कहा, हां सर, एकदम डिट्टो। शार्दुल ने इस बातचीत की सच्चाई बहुत बाद में बताई। असल में मैदान में जब शार्दुल पहुंचे तो अश्विन ने पूछा कि ड्रेसिंग रूम से क्या मैसेज आया था। शार्दुल ने जवाब दिया, भाई सच बताऊं, उधर हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप बिंदास खेलो ना जैसे खेल रहे हो, ड्रॉ करवाते हैं, मैच हो जाएगा, टेंशन मत लो। शार्दुल ने तो रवि शास्त्री का मैसेज पहुंचाया ही नहीं था। अश्विन और विहारी जैसा खेल रहे थे वैसे ही खेलते रहे। उन्होंने रन भी बनाए, स्ट्राइक भी बदली और मैच ड्रॉ भी करवाया। असल में शार्दुल ने बल्लेबाजों को वही बताया था जो वो सुनना चाहते थे। उन्हें मालूम चला कि वो एकदम सही कर रहे थे और वो वैसा ही करते गए। टीम ने उसी ड्रॉ की बदौलत सीरीज जीती। गाबा में सिराज और ऋषभ के करिश्मे ने मैच जिताया। इसी तरह एक कहानी केएल राहुल से भी जुड़ी हुई है। 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर से निकालकर ऊपर लाया गया और उन्हें रोहित के साथ पार्टनरशिप करनी थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में शिखर धवन को चोट लगी थी, जो रोहित के यूजुअल ओपनिंग पार्टनर थे। इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल डक पर आउट हुए थे। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था। इसके साथ लोग उनके स्ट्राइक रेट पर भी सवाल उठा रहे थे। आर श्रीधर को यह बात साफ मालूम थी कि इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में 0 पर आउट होना राहुल को अब भी परेशान कर रही थी। अगला मैच भी बर्मिंघम में होना था और सामने थी बांग्लादेश की टीम। श्रीधर ने केएल राहुल को उसके अंडर 19 के दिनों से देखा है। राहुल को परेशानी में देखकर श्रीधर उनके पास आए और एक ऑर्गेनिक कॉफी शॉप पर ले गए। इस दुकान पर राहुल और श्रीधर अक्सर जाया करते थे। श्रीधर बातचीत से ज्यादा यह चाहते थे कि राहुल अपने कमरे से बाहर निकलें, जहां उन्होंने निराशा से भरी एक दुनिया बना रखी थी। जब दोनों बैठे तो केएल राहुल ने बोलना शुरू किया। वो अपनी बैटिंग, अपने माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डिसमिसल के बारे में भी बात की। वो जिस तरह से फ्लिक मारने के चक्कर में लीडिंग एज दे बैठे थे,
ऐसा राहुल के क्लास के बैटर को शोभा नहीं देता। लेकिन श्रीधर ने उस वक्त चुप रहना ठीक समझा। वो चाहते थे कि राहुल ही बोले और सिर्फ उसके किसी सवाल के बदले में ही वो जवाब देने के लिए बोलने वाले थे, क्योंकि एक कोच के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी जरूरी होता है। श्रीधर ने अंत में राहुल को याद दिलाया कि वो किस क्लास के बल्लेबाज थे। इसके साथ उन्हें टीम में उनका रोल एक बार फिर याद कराया गया। रोहित जिस फॉर्म में खेल रहे थे, राहुल को बस उनका साथ देना था। बेहतर होगा अगर राहुल शुरुआती ओवर्स में रोहित को स्ट्राइक देते रहें और इस बात पर ध्यान देते रहें कि भाई उनके हाथ और पैर अच्छे से चल रहे हो। श्रीधर ने बोला, और सुन, जब भी तेरे को प्रॉब्लम हो, थोड़ा भी डिस्कंफर्ट लगे, रोहित को स्ट्राइक दे और दूसरे एंड पे खड़े होकर एंजॉय बैटिंग। इट्स दैट सिंपल यार। दोनों ने 1 घंटे के आसपास बातें की। उसके बाद होटल वापस आते वक्त श्रीधर को दिख रहा था कि राहुल की छाती से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और वो कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ अगले दिन उन्होंने 70 के आसपास रन बनाए और फिर श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी ठोक दी। कुल मिलाकर इन कहानियों से समझ में यह आता है कि कम्युनिकेशन किन परिस्थितियों में कैसे काम आता है और कितना जरूरी होता है। 2 खिलाड़ी एक पहाड़ जैसा टारगेट चेस कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें कम्युनिकेट किया गया कि मुश्किल समय है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, लगे रहो। फिर जब दोनों जम गए तब उन्हें तमाम सलाहें दी गई, लेकिन जिस सलाह ने काम किया वो थी कि तुम जैसा खेल रहे हो खेलते रहो, मैच आराम से ड्रॉ हो जाएगा। और फिर एक खिलाड़ी जिसके कंधे झुके हुए थे, उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए बातें नहीं, साइलेंस काम आया। उसे ज्ञान नहीं दिया गया, बल्कि उसके अंदर के गुबार को, कंफ्यूजन को बाहर आकर खत्म होने दिया गया। और फैक्ट तो यही है कि जहां अच्छा कम्युनिकेशन होगा, वहां सक्सेस मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। सुपरस्टार कल्चर, ये टर्म क्रिकेट के मामले में खूब उछाला जाता है, लेकिन ये सुपरस्टार कल्चर सिर्फ उन खिलाड़ियों पर नहीं लागू होता जो 10-12 हजार रन बना चुके हैं और उन्हें करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। असल में ये सुपरस्टार कल्चर टीम में नए आए खिलाड़ियों में भी होता है, क्योंकि वो जिस भी जूनियर टीम से आए हैं वहां वो स्टार थे और अच्छा खासा स्पॉइल हो चुके थे। श्रीधर प्रॉपर एग्जाम्पल्स देते हुए इनकी क्या बातें करते हैं, आइए सुनते हैं अगले एपिसोड में। और अब मैच के लाइव स्कोर्स देखने के लिए भी आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सुनिए वर्ल्ड कप की लाइव कमेंट्री कुकू एफएम पर। बीते एपिसोड में हमने जाना कि कैसे किसी खिलाड़ी को दिया गया एक मैसेज, उसे दी गई एक सलाह, उसका खेल बदल कर रख देती है। लेकिन कई मौके ऐसे भी होते हैं जहां आप पाते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो टीम का कल्चर बन चुकी हैं, टीम के लिए ठीक नहीं होती और उन्हें बदलना समय की जरूरत बन जाता है। यह बात तब की है जब दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। वो लोग जो रोज मिलते जुलते थे, उन्होंने महीनों तक एक दूसरे से वीडियो कॉल्स पर ही बात की। ऐसे समय में क्रिकेट का खेल होना असंभव था, लेकिन ऑफ द फील्ड एक खेल जरूर हुआ। लॉकडाउन के दौरान ही एक दिन राहुल द्रविड़ और आर श्रीधर की बातचीत चल रही थी। बातें टीम के नए खिलाड़ियों के बारे में थी। श्रीधर ने आश्चर्य जाहिर किया कि आखिर क्यों नए आए लड़कों को सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि उन्हें उस पोजीशन में फील्डिंग करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। उन्होंने अपने पूरे करियर में उस पोजीशन की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। ऐसे में अक्षर पटेल या जडेजा की बॉलिंग पर उन्हें कैसे सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग पर खड़ा कर दिया जाता है? उस बातचीत से जो नतीजा निकला उसे 2 शब्दों में बताया जा सकता था, सुपरस्टार कल्चर। मानिए कि टीम में शुभमन गिल या पृथ्वी शॉ की एंट्री होती है। इन्हें इस टीम में आने से पहले इस पोजीशन पर खड़े होने की कोई आदत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए ढेर सारे रन बना रहे थे। इस वजह से जब फील्डिंग की बात आती थी तो इन्हें जहां मन चाहा वहीं फील्डिंग करने की छूट मिलती थी। ऐसे में कौन खुद जाकर कहेगा कि मुझे सिली पॉइंट पर खड़ा होना है? ये सभी खिलाड़ी ऐसे ही बड़े हुए थे, कंफर्टेबल जगहों पर फील्डिंग करते हुए। यही है इनका सुपरस्टार कल्चर। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय टीम में आते ही किसी प्लेयर को कोई घुट्टी पिलाई जाती है और वो सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग का शानदार फील्डर बन जाए और उसे जडेजा, अश्विन या अक्षर पटेल की बॉलिंग पर वहां तैनात कर दिया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया कि केएल राहुल को आर श्रीधर उसके अंडर 19 के दिनों से जानते थे, लिहाजा उनके बीच अच्छी ट्यूनिंग थी और इसीलिए श्रीधर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर राहुल को हल्का पुश भी कर सकते थे। इसीलिए जब केएल राहुल 2014 में टीम में आए और उसने इंडिया के लिए कीपिंग करनी नहीं शुरू की थी,
श्रीधर ने उन्हें सिली पॉइंट और शॉर्ट लेग की प्रैक्टिस करने के लिए पुश किया। लेकिन अभी जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ अलग सीन है, ऐसा श्रीधर का कहना है। वो एक हाल ही का किस्सा भी सुनाते हैं जहां उन्होंने बताया कि 2021 में जब अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ आखिरी टेस्ट मैच चल रहा था, श्रीधर को लगा कि शुभमन गिल के मामले में पानी उनके सर के ऊपर चढ़ चुका है। पहले तो उन्होंने सोचा कि रवि शास्त्री से बात की जाए, लेकिन फिर वो रुके और शुभमन को खाने पर बाहर ले गए। खाते हुए उन्होंने शुभमन से कहा, तुम टीम के अगले बड़े खिलाड़ी हो, लोग तुम्हें लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और अगर आगे तुम्हें इनका लीडर बनना है तो यह बहुत जरूरी है कि तुम ऐसे काम करते दिखो जिससे लोग इंस्पायर हो, और जो कर रहे हो 100% दो उसमें, सिर्फ इसलिए नहीं करना कि कहा गया। इसके बाद श्रीधर ने एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने कहा 2016 में इंग्लैंड के साथ कीटन जेनिंग्स आया था, उसने सिर्फ लास्ट के 2 मैच खेले, लेकिन उन दोनों मैचों की हर बॉल पर वो शॉर्ट लेग पर खड़ा हुआ था। अभी भी ऑली पॉप को देखो, पूरी सीरीज में वो शॉर्ट लेग पर ही फील्डिंग कर रहा है, लेकिन तुम एक सेशन के बाद कहते हो कि तुम्हारी काफ मसल दर्द हो रही है या हैमस्ट्रिंग खिंच गई है। वो हर दिन ये काम कर रहे हैं और तुम एक सेशन में थक जा रहे हो। ये एक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन तुमको निकालना होगा। आर श्रीधर एक बात के बारे में कंसर्न जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि विहारी लॉकडाउन से बाहर आया और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग खिंचवा ली। यह सबूत है खराब फिटनेस का। उन्होंने कितने सारे खिलाड़ियों को शॉर्ट लेग फील्डिंग की प्रैक्टिस करते रहने को कहा है, लेकिन श्रीधर को ऐसा लगता है कि अंडर 19 लेवल से जो खिलाड़ी सीधे भारतीय टीम में आ रहे हैं वो इन चीजों को लेकर इग्नोरेंट हैं, और यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने शुरुआती दिनों में वीवीएस लक्ष्मण हैदराबाद के लिए, राहुल द्रविड़ कर्नाटका के लिए ये रणजी ट्रॉफी में शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट के लिए फील्डिंग नहीं करते थे तो कवलजीत सिंह या अनिल कुंबले उनका जीना मुश्किल कर देते। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज के नए खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस के दम पर टेस्ट मैच में जगह मिल जाती है। ऐसे में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में खेलते हुए शॉर्ट लेग बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फील्डिंग पोजीशन हो जाती है, लेकिन नए प्लेयर्स उसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं, और ऐसी जगहों पर आपको एजिलिटी, क्विक रिएक्शन वाला प्लेयर चाहिए होता है। यह क्वालिटी नए प्लेयर्स में सबसे ज्यादा होती है। और जब बात आती है एजिलिटी और क्विक रिएक्शन की, तो एक एग्जाम्पल पर और नजर डाली जा सकती है। विराट कोहली और पुजारा दोनों ही टेस्ट मैच में स्लिप में फील्डिंग करते हैं, लेकिन कभी गौर से देखिएगा तो आप पाएंगे कि विराट स्लिप में अपने हाथ अपने घुटनों पर रखता है और पुज्जी के हाथ जमीन के पास होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विराट पुजारा से कहीं ज्यादा फिट है और उनका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उनके हाथ सेकंड के 10वें हिस्से में नीचे जा सकते हैं, लेकिन पुजारा को नीचे की गेंद पकड़ने के लिए पहले से ही अपने हाथ नीचे रखने पड़ते हैं। पुजारा के घुटनों में जो लिगामेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि प्रैक्टिस करवा के भी उनकी इस सो कॉल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए उनका अपने हाथ नीचे रखना बेहतर है। वो स्लिप के बहुत अच्छे फील्डर हैं। ये सब चीजें खिलाड़ियों के साथ समय बिताने और उन्हें चीजें समझाने और उनकी चीजें समझने से आती हैं। इसके साथ ही कोहली और पुजारा जैसे खिलाड़ियों से नए लड़कों को सीख लेनी चाहिए। ये प्लेयर्स अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए हर पॉसिबल काम को करने के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटते। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट के पेस अटैक के 2 बड़े नाम, लेकिन दोनों एकदम अलग। दोनों के साथ कैसे डील किया श्रीधर और रवि शास्त्री ने, इसकी कहानी बहुत मजेदार है। दोनों के ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और दोनों अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, इसका सीक्रेट सुनिए अगले एपिसोड में। और अब मैच के लाइव स्कोर्स देखने के लिए भी आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सुनिए वर्ल्ड कप की लाइव कमेंट्री कुकू एफएम पर। तो बात फिर से एक और जोड़ी पर आ गई। क्या करें साहब, जब कहानी सुनाने के साथ साथ नमूने भी दिखाने पड़ते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, जैसे यहां करना पड़ रहा है। इस कहानी के 2 नमूने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पेस अटैक की 2 सबसे जरूरी और मजबूत कड़ियां, जसप्रीत बुमराह और अपने लाला भाई यानी कि मोहम्मद शमी। साल 2019 की शुरुआत में भारतीय टीम सिडनी में थी। मेलबर्न में अभी इन्होंने टेस्ट मैच जीता था और सीरीज में आगे हो गए थे। यह फाइनल गेम था जो सिडनी में होने वाला था। यह बताया जा चुका है कि मैच के आखिरी 2 दिन बारिश के हवाले होने वाले थे, इसीलिए इंडियन कैंप में इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा था कि बॉस पहले 2-2.5 दिन कोई गड़बड़ नहीं करनी है, फिर टीम ट्रॉफी अपने साथ लेकर वापस जाएगी।
सिडनी का मैच अगर ड्रॉ भी हो जाता, इंडियन टीम सीरीज जीत जाती और इंडिया ने 71 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीती थी। सो विराट ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। पुजारा ने वही किया जो वो पूरे टूर पर करते आ रहे थे। बाकी सभी प्लेयर्स ने भी थोड़ा थोड़ा चिप इन किया और फिर ऋषभ ने सेंचुरी मार दी। इंडिया का स्कोर 600 के पार चला गया। दूसरा दिन खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स खेल रहे थे और स्कोर था 24 रन का। शाम को होटल में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कोच भारत अरुण के पास पहुंचे। उनसे कहा, सर विकेट एकदम सीधा है, हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं उसमें। मैं थका हुआ हूँ फिजिकली भी और मेंटली भी। मैं सोच रहा हूँ कि अब सीरीज हारने का तो कोई लोड नहीं है, इसलिए सोच रहा था कि थोड़ा स्लो फेंकूं, पूरी ताकत नहीं लगाता हूँ। बॉलिंग करते हैं और टेस्ट मैच खत्म करते हैं। भारत अरुण प्लेयर्स की बात पूरी शांति से सुनते थे। जब तक प्लेयर अपनी बात खत्म नहीं कर लेता वो बोलना शुरू नहीं करते थे। उन्होंने बुमराह को बात खत्म करने दी। उन्हें भी मालूम था कि बुमराह वाकई थके हुए थे। टीम यहां से न्यूजीलैंड जा रही थी और बुमराह को आराम दिया गया था क्योंकि कुछ ही वक्त में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। बुमराह ने जब बात खत्म की, भारत अरुण ने बोलना शुरू किया। देख जस्सी, एक ऑप्शन यह है कि वो करते हैं जो तू बोल रहा है, 130-32 पे तू बॉल डाल और टेस्ट मैच खत्म करते हैं, फिर तू घर चला जाएगा और वर्ल्ड कप के लिए आराम करेगा। लेकिन पता है इधर क्या होगा, तेरी हल्की बॉलिंग की वजह से बैट्समैन को दिक्कत नहीं होगी और उसमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो बुमराह को खेल सकता है। फिर जब भी वो वर्ल्ड कप में तेरे को खेलेगा ना तो उस पर उतना प्रेशर नहीं होगा। तू अपने शरीर को आराम देना चाहता है, ठीक है, लेकिन उससे कई ज्यादा फायदा तेरे ओपोनेंट को होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि तू पूरी जान लगाकर बॉल फेंक, 1 या मैक्सिमम 2 दिन की बात है और फिर घर जाकर आराम कर। लेकिन वो प्लेयर जब वर्ल्ड कप में आएगा ना तो उसे तेरी बॉलिंग का डर लगा रहेगा। अरुण को मालूम था कि जसप्रीत बुमराह दिमाग लगाकर खेलने वालों में से है, वो समझ जाएगा और ऐसा हुआ भी। उन्हें यह भी मालूम था कि बुमराह से बात कैसे करनी है। उसे प्यार से समझाना पड़ता है क्योंकि जब उसको कोई चौका या छक्का मारता है तो उसका ईगो हर्ट होता है। यही हाल मैदान के बाहर भी है। बुमराह ने अरुण की बात पूरी सुनी और बोले, यार मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। सिडनी की उमस भरी गर्मी में बुमराह ने अगले दिन जान लगाकर बॉलिंग की। यह और बात है कि उन्हें सिर्फ हैंड्सकॉम्ब का विकेट मिला, लेकिन उनकी धार में कोई कमी नहीं थी। दिन खत्म हुआ तो बुमराह फिर भारत अरुण के पास गए और बोले, आज से कभी हल्की बॉलिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं सर। शेर भूखा सो जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। अब आई बात मोहम्मद शमी की। यह प्लेयर बुमराह से एकदम अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें ईगो नहीं है या इन्हें फर्क नहीं पड़ता। असल में मोहम्मद शमी उन लोगों में है जो सोचते हैं भाड़ में जाए, देखी जाएगी। कहानी 2018 की है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में थी। केप टाउन में पहला टेस्ट मैच खेला जाना था। मैच शुरू हुआ और भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका की रेल बना दी। स्कोर था 12 पर 3। लेकिन उसके बाद हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें इतने रन दिए कि यार उनका स्कोर हो गया 286। रवि शास्त्री ने एक बार फिर सबको गियर में डाला। शाम को भुवनेश्वर, शमी, बुमराह और हार्दिक पांड्या की पेशी हुई। वो चिल्ला रहे थे, क्या हो रहा था यार उधर मिडिल में? इतना ड्राइव किए वो लोग। इतना ड्राइव तो रोड पे भी नहीं किया कोई। कल एक भी हाफ वॉली फेंका ना तुम में से कोई तो उसको वहीं से बाहर फेंक दूंगा। इंडिया वो टेस्ट मैच हार गई। आखिरी इनिंग्स में 208 रन बनाने थे और नहीं बन पाए। फिर सेंचुरियन टेस्ट भी हारे। तीसरा और फाइनल मैच जोहान्सबर्ग में था। यहां भी पहले बैटिंग करनी पड़ी क्योंकि लग रहा था कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा बैटिंग टफ होती जाएगी। जब इंडिया की बॉलिंग आई तो शामी ने 46 रन देकर बस 1 विकेट लिया। फिर दूसरी इनिंग में यानी कि चौथे दिन की टी तक भी वो कोई स्पेशल बॉलिंग नहीं कर रहा था। साउथ अफ्रीका को 241 रन चाहिए थे जिसमें वो 136 ऑलरेडी बना चुके थे और 7 विकेट बाकी थे। जब लंच में शमी ड्रेसिंग रूम में आए तो वो बहुत कैजुअल लग रहे थे। उन्होंने अपनी प्लेट में चावल भरा और उस पर ढेर सारी मटन करी डाली। ये देखकर रवि शास्त्री का फ्यूज उड़ गया। उन्होंने जोर से बोला, अबे तू सब इधर ही खाएगा या उधर जाकर उनके बैट्समैन भी खाएगा 1-2? शामी को मालूम था कि उनसे क्या कहा जा रहा था। उन्होंने अपने मुंह का कौर खत्म किया और हंसते हुए बोले, हाँ कर लूंगा, इधर भी खा लूंगा उधर भी खा लूंगा। फिर जब टीम टी ब्रेक के लिए अंदर आई तो लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा था। बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही थी। रवि फ्रस्ट्रेटेड थे। ब्रेक खत्म होने से 2 मिनट पहले वो शमी को एक कोने में ले गए। उन्होंने शमी से बात की और यहां जो बात हुई उसमें शमी को कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी गई। उन्हें वो बात याद दिलाई गई जो उन्होंने लंच में कही थी। और हां, बातें गर्मा गर्म थी।
और रवि शास्त्री की बातों में कुछ शब्द ऐसे भी थे जिनका जिक्र ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। इस सब के बाद शमी मैदान पर उतरे और मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। स्कोर कार्ड में शमी के नाम के आगे 28 रन पे 5 विकेट लिखा हुआ था। इंडिया 63 रनों के अच्छे मार्जिन से जीत गई। शमी जब वापस आए तो ड्रेसिंग रूम में उनके लिए तालियां बज रही थी। उन्होंने रवि शास्त्री की ओर देखा और बोला, हाँ, मेरे को गुस्सा दिलाओ, आप लोग मेरे को गाली दो। एक्चुअली आप लोग उतना गुस्सा दिलाते ही नहीं हो जितना मुझे दिलाना चाहिए। तो ये थे भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी जो एक ही काम करते हैं, लेकिन सिचुएशंस के साथ उनके डील करने का तरीका कितना अलग है। और इसी क्रम में यह भी बताता चलूं कि आखिर रवि शास्त्री को यह हक कैसे मिला कि वो शमी के साथ इस लेवल पर बातें कर रहे थे कि उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दूसरी टीम पर, रवि शास्त्री पर नहीं। रवि शास्त्री और मोहम्मद शमी के बीच जो रिलेशन है वो क्रिकेट के मैदान तक ही मौजूद नहीं है। जब अपनी घरेलू परिस्थितियों को लेकर शमी फंसे हुए थे, रवि शास्त्री ने शमी को संभाला था। शमी पर उनकी पत्नी ने केस कर दिया था और यह खबर पूरी मीडिया में फैली हुई थी। शमी ने क्रिकेट से जुड़े जिस शख्स को सबसे पहले कॉल किया था वो थे रवि शास्त्री। शमी ने उनसे कहा, रवि भाई, ये मैंने कुछ नहीं किया है। उस वक्त शमी डरे हुए भी थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक छोटी सी घटना उनके करियर को खत्म कर सकती थी। रवि शास्त्री ने तुरंत मुंबई में अपने लोगों को कॉल किया जिन्होंने शमी की सिचुएशन को टैकल किया, जिससे शमी का ध्यान जल्दी से जल्दी वापस क्रिकेट पर लाया जा सके। रवि शास्त्री ने शमी को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, तू ये टाइम काट, इधर उधर किसी को मत देगा यार, पब्लिक में या प्राइवेट में भी किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं देना तेरे को, और तेरा लॉयर जो बोलता है सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर। इसके बाद जून 2018 में बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में शमी फिटनेस टेस्ट में बुरी तरह फेल हुए। उन्होंने रवि शास्त्री से बोला, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मेरा करियर खत्म हो गया रवि भाई। रवि ने गुस्से से उनको जवाब दिया, अच्छा, फिर तू क्रिकेट छोड़ना चाहता है तो छोड़ देना बिंदास, लेकिन इतना बता दे कि तू करेगा क्या, कमेंट्री कर पाएगा? तेरे बस का नहीं है। पढ़ाई करेगा, वो भी तेरे बस का नहीं है। और अभी जो हुआ ना तेरे साथ, तू पॉलिटिक्स में भी नहीं जा पाएगा। पॉलिटिक्स वाली बात सुन के शमी हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। रवि शास्त्री ने माहौल हल्का देखकर शांत भाव से कहा, ये वाले टेस्ट को गोली मार, मैं तेरे को इंग्लैंड सीरीज के लिए चाहता हूं, उसमें 2 महीना है, मैं तेरे को फुल सपोर्ट देता हूं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बोल, इंग्लैंड तक फिट हो जाएगा, कर पाएगा? इसके बाद फिजियो ने और बाकी ट्रेनर्स ने शमी पर काम करना शुरू किया। शमी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, खुद को डिसिप्लिन किया और इंग्लैंड टूर के लिए फिट एंड रेडी टू गो हो गए। और रवि शास्त्री सिर्फ शमी को फिट कराने तक ही नहीं रुके, उन्होंने बीसीसीआई से कहकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रीस्टोर करवाया और यह मेक श्योर किया कि उनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे शमी को भी कॉन्फिडेंस आया कि लोग उनके साथ हैं और अभी उनका क्रिकेट करियर बहुत आगे तक जाने वाला था। भारतीय क्रिकेट की बात करना शुरू करें तो बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में, दिलो दिमाग में एक अलग जगह रखते हैं। किसी को हम अपना आइडल बना लेते हैं और उसकी एक एक छोटी से छोटी बात पर नजर रखते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक नाम है जो हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिल में अलग ही जगह रखता है, महेंद्र सिंह धोनी। और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए आर श्रीधर कहते हैं कि एमएस धोनी के जैसा दूसरा और कोई है ही नहीं। हालांकि यह बात हर दूसरा क्रिकेट फैन कहता है, लेकिन जब इंडियन टीम के साथ ऑलमोस्ट 5 साल स्पेंड करने वाला बंदा ऐसी बात बोले तो हमारा यकीन और बढ़ जाता है। श्रीधर कहते हैं कि धोनी के आसपास इतना समय बिताने के दौरान जो सबसे बड़ी बात उन्हें लगी वो थी उनके प्रति दूसरे खिलाड़ियों की लॉयल्टी। और यह भी देखने वाली बात है कि इस लॉयल्टी को पाने के लिए धोनी ने कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, वो बस अपने हिसाब से अपना काम करते रहे, लोग उनके साथी बनते गए। धोनी की सादगी, कूल एंड काम रहने की आदत और किसी पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालने की फितरत के बारे में कई कहानियां, कई किस्से हमने सुने हैं, लेकिन ज्यादातर कहानियां हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से आई हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूं इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली के हवाले से। 2021 के इंग्लैंड टूर के दौरान एक दिन दिनेश कार्तिक और आर श्रीधर की मुलाकात मोइन अली से हुई। वो इधर उधर की बातों से क्रिकेट पर आए और फिर धोनी का जिक्र छिड़ गया। उन्होंने कुछ वक्त पहले ही एक आईपीएल मैच की कहानी सुनाई। मोइन अली धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में बैटर्स बुरी तरह मार रहे थे।
जब मोइन को एक आध छक्का लग गया तो धोनी विकेट्स के पीछे से उनके पास पहुंचे और बोले, पिक बहुत अच्छी है, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, बस कोशिश करो कि बाउंड्री पड़े लेकिन 6 ना पड़े। मोइन अली ने हैरत भरी नजरों से कहा कि कोई कप्तान T20 मैच में आपसे आकर कहे कि बाउंड्री जा रही है तो ठीक है, 6 ना पड़े, ऐसा कोई सोच सकता है? यह धोनी का खेल को लेकर आकलन का स्टाइल था। वो जरूरत से ज्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं रखते थे। उन्हें मालूम था कि पिच पाटा है और कोई भी बॉलर पिटेगा ही पिटेगा, इसलिए वो गेंदबाज की स्किल को इससे आंक रहे थे कि 6 रोक लो, बाउंड्री पड़े तो कोई बात नहीं। श्रीधर भी इस बात पर मोहर लगाते हैं। वो कहते हैं कि धोनी ने हमेशा यही सिखाया है कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा मत चाहो। धोनी का मानना था कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं तो उससे अटैच हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो आपके उस चीज के बीच इमोशंस आ जाते हैं। टेस्ट मैच में अपनी आखिरी प्री मैच मीटिंग में धोनी ने ऐसा ही कुछ कहा था। MS धोनी ने टीम से कहा, जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है ना तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप जीतना चाहते हैं और आप ऐसा हर कीमत पर करना चाहते हैं, तो आप ओवरथिंक करते हैं। यहीं पर आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है और 100% आपका साथ नहीं देता। आप सभी चीजों को नॉर्मल रखो, अपने काम पे फोकस करो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। उस दिन टीम में या सपोर्ट स्टाफ में किसी को भी नहीं मालूम था कि चीजों की जरूरत से ज्यादा ना चाहने की और खुद को डिटैच रखने की नसीहत देने वाले ये महेंद्र सिंह धोनी नाम का खिलाड़ी किसी को बताए बगैर उसी टेस्ट मैच के बाद रिटायर होने का मन बना चुका था। वो वही प्रीच कर रहा था जो असल में वो खुद प्रैक्टिस कर रहा था। फिर आते हैं विराट कोहली। ये खिलाड़ी अपना दिल हथेली पर लेकर चलता है। इंडियन क्रिकेट को लेकर उसके पास हमेशा एक विजन था। श्रीधर कहते हैं कि जिस तरह से वो टीम को आगे लेकर गया वो वाकई काबिल तारीफ था। और टेस्ट क्रिकेट में जो रेवोल्यूशन कोहली अपनी कप्तानी से लेकर आए वो अनपैरेलल था। वो इतने कंपेटिटिव थे कि हर मुश्किल सिचुएशन के लिए हां कह देते थे। टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ के लिए खेलना कोहली के लिए हारने के बराबर था। वो हमेशा जीत के बारे में ही सोचते रहते थे। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला 2017 में, जब दूसरे वनडे इंटरनेशनल में इंडिया 231 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी, लेकिन अकेला धनंजय लगातार विकेट्स निकाल रहे थे। कुछ ही देर में इंडिया का स्कोर था 130 रन पर 7 विकेट। हालांकि ओवर्स अभी भी बचे हुए थे, लेकिन रन पूरे 100 चाहिए थे और धोनी के साथ भुवनेश्वर कुमार आ चुके थे। इस सब के बीच अचानक कोहली खड़े हुए, जोर से एक ताली बजाई और बोले, मैं बोल रहा हूं और 20 रन ये लोग बना लेंगे तो वी आर विनिंग दिस। माई भाई पूरा खेलेंगे और निकाल देंगे मैच, देख लेना। लोग हैरानी से कोहली को देख रहे थे। वहां इस बात पर शक था कि क्या अगली 20 गेंदों तक ये पार्टनरशिप चलने वाली थी भी या नहीं। और यहां कोहली ने अपने मन में जीत का इक्वेशन सेट कर रखा था। लेकिन आप यकीन मानिए, MS धोनी और भुवनेश्वर ने मिलकर न केवल 20 रन बनाए बल्कि उसके बाद 80 और बनाए। दोनों ने अपने बाद और कोई विकेट गिरने ही नहीं दिया और इंडिया वो मैच जीत गई। यहां यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि इंडिया जीती क्योंकि विराट ने ऐसा कहा था, लेकिन हां, विराट के इस एटीट्यूड के चलते बाकी खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है और वो भी जीत के बारे में सोचने लगते हैं। कोहली के ऑलवेज गो फॉर द विन एटीट्यूड का एक हिस्सा यह भी है कि उसने सभी साथियों को यही सिखाया है कि कभी भी पिच या फॉरेन कंडीशन में खेलने के बारे में सोचना ही नहीं है। वो सबसे यही कहता है कि ऐसे सोचो जैसे हर मैच इंडिया में हो रहा है, और हर किसी को याद रखना था कि जिस पिच पर वो खेल रहे हैं उसी पिच पर सामने वाली टीम को भी खेलना है। कोहली के समय में 5 फुल टाइम बॉलर की थ्योरी भी देखने को मिली। इसमें 5 स्पेशलिस्ट बैटर, 1 विकेट कीपर बैटर और 5 बॉलर्स होते थे। इसका मतलब यह था कि 20 विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए एक ऑलराउंडर टाइप प्लेयर कम था। इस पर कोहली ने कहा कि बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, उन्हें और मेहनत करनी होगी और अपना विकेट जल्दी नहीं गंवाना होगा। वो चाहते थे कि भारत के बल्लेबाज बिना डर के खेलें और हमेशा जीतने के बारे में सोचें। इस काम के लिए वो खुद को सबसे आगे रखते थे। सभी के सामने एग्जाम्पल पेश करने में कोहली कभी पीछे नहीं रहे। प्रैक्टिस के दौरान खराब से खराब विकेट्स पर नेट सेशन में कोहली सबसे पहले जाते थे। इससे उनके साथियों का हौसला बढ़ता था और उनके बाद वो भी उस पर खेलते थे। कोहली हमेशा कहते थे, इतनी बेकार विकेट पर फास्ट बॉलिंग फेस कर लिया तो मैच में तो आराम से खेल लूंगा यार। और ऐसा नहीं कि विराट कोहली सिर्फ मैदान पर अग्रेशन दिखाने या जीतने के लिए जान लगा देते थे और यही उनका काम खत्म हो जाता था। बिल्कुल भी नहीं। उनके पास हमेशा एक बिगर पिक्चर होती थी। यह विराट कोहली का विजन था।
वो हमेशा प्लान बनाते थे कि हम ऐसे खेलेंगे, ऐसे अटैक करेंगे। इसके साथ साथ वो भारत अरुण के पीछे पड़े रहते थे। उनसे कहते, पाजी मैं चाहता हूं कि ये ऐसे बॉलिंग करें। किसी और बॉलर के लिए कहते, पाजी इसको ना 6 महीने में वैसी बॉलिंग सिखा दो। उसका दिमाग हमेशा आने वाले साल भर या 6 महीने के बारे में चलता रहता था। वो इस बारे में विश्वास करता था कि इंडिया को विदेशी जमीन पर अच्छा करना है तो एक ही उपाय है, फास्ट बॉलिंग। उसकी इस सोच का नतीजा यह हुआ कि बहुत ही जल्द इंडिया के पास 8 से 10 पेस बॉलर्स का एक पूल तैयार हो गया। और यह तो कहने की बात ही नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस में सपोर्ट स्टाफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पिछले एपिसोड में हमने 2 बहुत अलग तरह के कप्तानों का जिक्र किया, जिन्होंने टीम को एक नया शेप दिया और उसमें नई ऊर्जा भरी। इनकी बनाई हुई टीम ने कितने झंडे गाड़े, लेकिन इनकी बनाई इस आधुनिक इंडियन क्रिकेट टीम से एक चीज मिसिंग मालूम देती है। और वाकई हर उस क्रिकेट फैन को उसकी याद आती है या आती ही होगी जिसने 90 के दशक से क्रिकेट फॉलो किया है। साल 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धोनी ने कुलासेकरा की गेंद पर छक्का मारकर जो बल्ला घुमाया था, उसे हम सैकड़ों हजारों बार देख चुके हैं। अब उस शॉट के लगभग आधे घंटे बाद आगे बढ़िए और याद करिए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला था। याद आया? जी, युवराज सिंह, जिन्होंने टूर्नामेंट के 9 मैचों में 15 विकेट लिए और 362 रन बनाए। उस दौर की टीम को याद करिए। चलिए फाइनल खेलने वाली टीम की ही बात कर लेते हैं। उस फाइनल मैच में इंडिया के 7 प्लेयर्स ने बॉलिंग की थी। इनके अलावा उस टीम में सुरेश रैना थे, जिन्होंने वनडे करियर में 2000 से ज्यादा गेंदें फेंकी हैं, और सहवाग थे, जिन्होंने वनडे करियर में 4000 से ज्यादा गेंदें फेंकी हैं। यानी टीम के कीपर और ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर के सिवा हर कोई बॉलिंग करता था। लेकिन आज की टीम में यह मिसिंग है। ऑलराउंडर के नाम पे हमें वो खिलाड़ी मिलते हैं जो थोड़ी बैटिंग और थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं, या बॉलिंग बखूबी कर लेते हैं और साथ में कभी कभी कुछ रन भी बना देते हैं। यानी हमारे पास ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर के ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो हाथ घुमा सकें और किसी मेन बॉलर के खराब दिन पर 1-2 खिलाड़ी मिलकर 7-8 ओवर निकाल सकें। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कुछ सालों से वर्ल्ड कप या सेना देशों में होने वाली सीरीज में हमें परेशान करती आ रही है। आर श्रीधर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने रखते हैं। 2021 के वर्ल्ड कप के दौरान MS धोनी ने टीम इंडिया का बतौर मेंटोर साथ दिया था। इस दौरान आर श्रीधर ने धोनी के साथ तसल्ली से इस बारे में बात की कि आखिर क्यों आज के बल्लेबाज हाथ नहीं घुमाते, और समझ में आया कि इसकी एक बड़ी वजह आज का कोचिंग सिस्टम हो गया है। आज के वक्त में इंडियन टीम के पास 3 डेडिकेटेड थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होते हैं। अमूमन उनके पास 4 नेट्स होते हैं। 4 नेट्स में से 2 में प्रॉपर बल्लेबाजी हो रही होती है और बाकी 2 में बैटर्स जाकर एक्स्ट्रा बैटिंग कर रहे होते हैं। ज्यादातर बल्लेबाजों का यह नियम होता है कि वो 20 से 25 मिनट का अपना सेशन करते हैं, जहां उन्हें गेंदबाजों को फेस करना होता है। इसके बाद हर बल्लेबाज 40 से 45 मिनट स्लिंगर्स को फेस करता है। अब भी अगर किसी प्लेयर में ताकत बची होती है तो वो जाकर कैचिंग और फील्डिंग ड्रिल्स करता है। इसके बाद काम और खिलाड़ी दोनों खत्म हो जाते हैं और इस तरह से सेशन का अंत होता है। पुराने दिनों में ऐसा नहीं होता था, यानी बल्लेबाज अपना 20 से 25 मिनट का सेशन खत्म करके फ्री हो जाता था, क्योंकि कोई स्लिंगर ही नहीं होता था। अब फ्री हो चुके बल्लेबाज को जाकर अपने किसी साथी को बैटिंग करानी होती थी। इस दौरान वो 7 से 8 से लेकर 12 से 15 ओवर गेंदबाजी भी कर लेता था। इसीलिए सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली और युवराज सिंह जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ये गेंदबाजी भी करते थे, क्योंकि वो अपना सेशन खत्म करके दूसरों को प्रैक्टिस कराते थे और इस दौरान उनकी बॉलिंग निखरती थी। आर श्रीधर जोर देते हैं कि खिलाड़ियों के इस एस्पेक्ट पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। बल्लेबाजों के गेंदबाजी ना करने का यह मामला मॉडर्न कोचिंग के चलते अफेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सामने आई जब खुद कोई प्लेयर काम से जी चुराता है या मजे मजे में ऐसी हरकत करता है जिससे उस पर पड़ा हुआ जो बोझ है किसी और के कंधे पे चला जाता है। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था सिडनी में, जहां एक वार्म अप मैच खेला जा रहा था। इस मैच में भारतीय साइड की कप्तानी कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। बैटर ने
कड़ाके का स्वीप मारा और बॉल जाकर पृथ्वी शॉ को लग गई, जो शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। पृथ्वी जमीन पर गिरे और कुछ देर में खड़े हो गए। वो लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। इतने में अजिंक्य रहाणे उनके पास दौड़ते हुए आए। अजिंक्य स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। उन्हें साफ दिखाई दिया था कि शॉ को गेंद कहां लगी थी। उन्होंने पृथ्वी शॉ को रोका और बोला कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। रहाणे ने कहा कि उन्हें स्लिप से साफ दिखाई दे रहा है कि बॉल पृथ्वी के शिन पैड पर लगी थी और उन्हें मालूम है कि पृथ्वी को कोई दर्द नहीं हो रहा है। शॉ को दोबारा शॉर्ट लेग पर ही फील्डिंग करने के लिए भेज दिया गया। आर श्रीधर कहते हैं, जैसे ही पृथ्वी शॉ को रहाणे ने बाहर आने से रोका, मैं खुश हो गया, क्योंकि उस दिन हम लोग के पास सिर्फ 11 ही प्लेयर्स थे और अगर कोई भी बाहर आता तो उसकी जगह फील्डिंग करना मुझे जाना पड़ता। और क्योंकि अजिंक्य रहाणे की बात हो रही है तो इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी मालूम देता है कि वो काफी अंडररेटेड कप्तान है। अजिंक्य की कप्तानी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें इंडिया को 3 मैचों में जीत मिली है। इन 3 जीतों में 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के घर में थे। यह बेहतरीन रिकॉर्ड इसलिए भी है क्योंकि अजिंक्य रहाणे को कप्तानी के मौके कम ही मिलते थे और उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद सिराज का डेब्यू अजिंक्य की कप्तानी में हुआ था। मेलबर्न टेस्ट में सिराज को जब गेंदबाजी करनी थी, अजिंक्य ने उन्हें देर तक रोके रखा, यहां तक कि उनको लंच तक भी एक ओवर नहीं दिया। फिर जब सिराज आए तो उनकी लाइन लेंथ कुछ बिगड़ी हुई थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे के पास काफी पेशेंस है। उन्होंने सिराज को हटाया और फिर तब लेकर आए जब गेंद ने दोबारा स्विंग करना शुरू किया। यह उनकी खेल और खिलाड़ी दोनों की समझ बताता है। क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट की दुनिया में हाल के वक्त में एक नया शब्द आया है, कोहली कैम। यानी अगर इंडिया खेल रही है तो एक कैमरा पूरे वक्त विराट कोहली पर लगा रहता है और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। विराट कोहली मैच रिएक्टिव है और ब्रॉडकास्टर्स को बहुत कंटेंट देते हैं, लेकिन अजिंक्य उनके उलट है। मगर इसका यह मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि वो रिएक्ट नहीं करते। उनका तरीका अलग है। सिराज के अलावा शुभमन गिल ने भी उनकी ही कप्तानी में डेब्यू किया। रहाणे ने वॉशिंगटन सुंदर को पूरा टाइम दिया मैदान पर एडजस्ट होने का। ऋषभ पंत को शॉट खेलने की पूरी छूट दी। अजिंक्य यही कहते हुए सुने जाते थे, तुम लोग अपना टाइम लो, गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्फ, मैं हूं तुम्हारे पीछे, विल ऑलवेज बी बिहाइंड यू। हमने अपने इस शो में प्लेयर्स की बात कर ली, कप्तानी की बात भी कर ली, और क्योंकि यह शो जिस बुक पर बेस्ड है वो एक फील्डिंग कोच ने लिखी है, इसलिए फील्डिंग पर तो बात हुई ही नहीं। इसलिए अब सोचता हूं कि क्रिकेट के उस हिस्से की बात करें जहां आपको यह मालूम चले कि इन खिलाड़ियों का काम सिर्फ खेलना ही नहीं होता। यह मालूम चले कि प्लेयर्स को, टीम को, सपोर्ट स्टाफ को किन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। पहले तो यह हुआ कि आईपीएल का जो दूसरा हिस्सा खेला जाना था वो यूएई में खेला गया। इसके बाद बीसीसीआई ने सोचा कि खिलाड़ियों के लिए अहमदाबाद में 2 हफ्ते का कैंप लगाया जाए, जिससे उनकी आईपीएल के ठीक बाद की ऑस्ट्रेलिया की भी तैयारी हो जाए। लेकिन इसमें 2 मुश्किलें थी। ज्यादातर खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जाकर मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वापस शेप में आने में, प्रैक्टिस वगैरह करने में 4 हफ्ते का समय लगना ही था। दूसरा, खिलाड़ी उस कैंप में आईपीएल पर ध्यान देंगे या ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए लाल वाली बॉल से प्रैक्टिस करेंगे, यह पक्का नहीं था। फिर आईपीएल खत्म होने के बाद उन्हें दुबई से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट लेनी थी, जिसके लिए उन्हें उड़ने से पहले और लैंड करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहना था, यानी कि 28 दिन की जेल। इसका मतलब यह था कि क्वारंटाइन के बाद 3 दिन की प्रैक्टिस होनी थी, फिर पहला वनडे हो जाता। अब जब आईपीएल खत्म हो गया और दुबई से उड़ने की नौबत आने वाली थी, मालूम पड़ा कि पर्थ में इंडियन टीम के लैंडिंग का प्लान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया। फिर यह हुआ कि अब टीम एडिलेड में उतरेगी, लेकिन कुछ ही दिन में वहां पे कोविड केसेस बढ़ने लगे और साउथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वहां लैंड करवाने से मना कर दिया। फिर ब्रिस्बेन के बारे में सोचा जाने लगा, क्योंकि वहां न्यूजीलैंड की महिला टीम रुकी हुई थी। लेकिन वहां के नियम यह कहते थे कि जो वहां लैंड हुआ उसे 14 दिन का हार्ड क्वारंटाइन करना होगा। वो सॉफ्ट क्वारंटाइन के लिए राजी थे ही नहीं। टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि 14 दिनों का हार्ड क्वारंटाइन तो बिल्कुल नहीं होगा। वो 3 दिन के हार्ड क्वारंटाइन के लिए राजी थे, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों के 2 टेस्ट होने थे। सभी के दोनों नेगेटिव टेस्ट आने के बाद टीम को सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने की परमिशन चाहिए थी। यह सब कुछ पॉसिबल हो सका न्यू साउथ वेल्स में।
इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिडनी के दूर दराज के इलाके में 2 मैदान थे जिसमें इंडियन टीम प्रैक्टिस कर सकती थी, लेकिन फिर एक स्पीड ब्रेकर आया। टीम अभी भी दुबई में थी और यह माथापच्ची हो रही थी। जैसे ही लगने लगा कि मामला सुलझ गया था, सिडनी से मैसेज आया कि प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के परिवारों को ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं मिलेगी। यह बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि इस वक्त तक बहुत से खिलाड़ियों के परिवार वाले आकर दुबई में उनके साथ क्वारंटाइन करना शुरू कर चुके थे। इस बारे में पहले बात भी हो चुकी थी। जब ऑस्ट्रेलिया से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने सफाई दी कि दुनिया भर में 90,000 ऑस्ट्रेलिया रेजिडेंट्स जगह जगह फंसे हुए थे और उन्हें वापस लेकर आना ऑस्ट्रेलिया की सरकार की टॉप प्रायोरिटी थी। भारतीय टीम को यह भी बताया गया कि खिलाड़ियों के परिवार वाले एसेंशियल वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं आते थे, इसीलिए उन्हें वीजा देना इंपॉसिबल था। एक बार फिर रवि शास्त्री ने अपनी अथॉरिटी दिखाई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर खिलाड़ियों की फैमिली उनके साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकती है तो खिलाड़ी भी नहीं जाएंगे। रवि शास्त्री ने यह बात सीधे ऑस्ट्रेलिया की सरकार या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नहीं कही, बल्कि उन्होंने यह मैसेज बीसीसीआई को दिया और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स पर सब कुछ छोड़ दिया। असल में प्लेयर्स और पूरे इंडियन कैंप का यह कहना था कि जब चार्टर्ड प्लेन से भी सभी जा रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग किसी और की सीट ऑक्यूपाई कर रहे थे। सभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार और उनके स्टैंडर्ड सिटीजन्स के साथ पूरी सिंपैथी रखते थे, लेकिन इन खिलाड़ियों की भी अपनी मजबूरियां थी। ऐसे अजीबोगरीब समय में उन्हें एक अच्छे मेंटल स्पेस में रहने के लिए जरूरी था कि वो अपने पत्नी बच्चों के साथ रहें। टीम की अच्छी परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए ही रवि शास्त्री ने इतने सॉलिड तरीके से अपनी बात रखी थी। अगले 2 दिन बहस चली और फिर खिलाड़ियों के परिवार को साथ में ट्रैवल करने की परमिशन मिल गई। 12 नवंबर 2020 को दुबई से एमिरेट्स की चार्टर्ड फ्लाइट सिडनी के लिए उड़ी। उसमें भारतीय खिलाड़ी थे, उनके परिवार वाले थे। उनके अलावा दुबई में आईपीएल में हिस्सा लेने आए ऑस्ट्रेलिया के भी सभी खिलाड़ी, मैच ऑफिशियल्स और कमेंटेटर्स भी साथ ही गए। अगर आपको लगता है कि यहां पे सब कुछ ठीक हो गया और इसके बाद दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसा कुछ हुआ, तो आप बिल्कुल गलत है। सिडनी लैंड करने के बाद सभी को एयरपोर्ट से निकलने में 2 घंटे लगे और फिर जब जैसे तैसे होटल पहुंचे तो उन्हें एक डब्बे जितना बड़ा कमरा मिला। इस डब्बे में हर किसी को अकेले रहना था। कोई भी 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं जा सकता था। कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन उसे खोलने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वायरस तो हवा से फैल रहा था। इन सभी रूल्स का पूरी तरह से पालन हो और कोई भी बाहर ना निकले, यह इंश्योर करने के लिए हर फ्लोर पर एक पुलिस वाला तैनात था। टीम जिस होटल में ठहरी थी उसने पास के ही एक भारतीय रेस्टोरेंट से टाई अप कर लिया था जिसका नाम था अर्बन तड़का। इस होटल से टीम को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑर्डर करने की परमिशन मिली हुई थी। खाना कमरे में मिल रहा था, लेकिन हर किसी को सख्त ऑर्डर्स मिले हुए थे कि खाने के लिए होटल का स्टाफ जब घंटी बजाए उसके बाद 5 मिनट रुककर ही दरवाजा खोलना था। एक दिन आर श्रीधर ने सोचा कि कुछ देर के लिए कमरे का दरवाजा खोल दिया जाए जिससे कमरे में भरी जो स्मेल है वो बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें कॉल आ गया कि वो कमरे का दरवाजा तुरंत बंद कर ले। खैर, यह समय भी निकला। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार जीत दर्ज की जिसकी कहानी आने वाले कई जनरेशंस को सुनाई जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग और ऋषभ पंत की फियरलेस अप्रोच को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन रोलर कोस्टर राइड्स के साथ आर श्रीधर का इंडियन टीम के साथ 2 टर्म्स का सफर खत्म हुआ। 2021 में हुआ T20 वर्ल्ड कप श्रीधर का आखिरी असाइनमेंट था। वो कहते हैं कि उस दौरान जो प्यार और इज्जत उन्हें टीम से मिली उसने उनके दिल और दिमाग में एक बात पक्की कर दी थी कि उन्होंने अच्छा काम किया था। दुबई में 8 नवंबर 2021 की रात श्रीधर की टीम इंडिया के साथ आखिरी रात थी। उनके साथ संजय बांगड़ और भरत अरुण भी जा रहे थे। टीम के सबसे चहीते और हमेशा चीयरफुल रहने वाले मेंबर ऋषभ पंत ने सभी को एक पार्कर का पेन गिफ्ट किया। उस रात सब कुछ बहुत इमोशनल था। लगभग सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इन कोचेस की बड़ाई की। आर श्रीधर कहते हैं कि जब भी वो किसी के साथ लंच या डिनर कर रहे होते थे या ड्रिंक्स पर बातें हो रही होती थी तो भले ही ऐसा लगे कि क्रिकेट की बातें हो रही थी, लेकिन असल में वो जिंदगी के बारे में बातें कर रहे होते थे। क्रिकेट इन सभी का जीवन था और ये सभी इस खेल को पूरी तरह से जी रहे थे। तो ये थे कोच आर श्रीधर के इंडियन टीम के साथ बिताए हुए दिन।